जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के डिस्कशन में आपका स्वागत है। हमने इस बुक से कितने चैप्टर अब तक कवर कर लिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसे हमने कवर किया। इससे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आए हैं, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद द अर्थ वाला जो यूनिट है, यानी इसमें 3 चैप्टर हैं, 2, 3 और 5। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओरिजिन इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी थ्योरीज हमने देखी अर्थ के ओरिजिन से संबंधित। इसके बाद अर्थ का इंटीरियर, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल कोर, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। इसी के अंदर अर्थक्वेक और बाकी सारी चीज़ें भी हमने कवर की हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने कवर कर लिया है। मिनरल एंड रॉक, बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हमने कवर किया, लैंडफॉर्म्स वगैरह कवर कर लिया है। क्लाइमेट वाला यूनिट हमारा चल रहा है और इसमें चैप्टर 8 को हमने कवर किया है। जो एटमॉस्फेयर है, इसके क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स देखने को मिलते हैं। उन लेयर्स को हमने डिटेल में कवर किया। इसके बाद सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ये हमारा लास्ट चैप्टर था। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 10 को, यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम को। ये सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत ध्यान से आपको चीज़ें समझनी है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिटेल में चीज़ें कवर की हैं। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर पर बात की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात की हमने। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पर बात की। हमने समझा कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार वो लाइन होते हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो इक्वल प्रेशर वाले एरियाज को ज्वाइन करते हैं। और आइसोथर्म क्या होते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ से इसके बाद हमने इक्वेटोरियल लो वगैरह की बात की, बिकॉज इक्वेटर पे लो प्रेशर का एरिया होता है, इस वजह से इस रीजन को इक्वेटोरियल लो कहते हैं। क्यों होता है लो प्रेशर का एरिया? बिकॉज हमें पता है कि इक्वेटर में इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ती है, यानी सनलाइट, सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से रीजन, जो क्षेत्र है, ये वार्म हो जाता है और वार्म एयर ऊपर की ओर राइज करती है। तो डेफिनेटली फिर लो प्रेशर का एरिया आएगा उस खाली जगह को भरने के लिए। ये सब कुछ अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि सब पोलर लोज क्या होते हैं और इसके बाद पोलर हाई क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इन्हें प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद हमने कॉरियोलिस फोर्स पर बात की और मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉरियोलिस फोर्स होती है, ये इक्वेटर में 0 होती है और पोल्स की तरफ बढ़ने पर ये बढ़ती जाती है। तो कॉरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट होती है इक्वेटर में और मैक्सिमम होती है पोल्स में। तो कॉरियोलिस फोर्स क्या है? बेसिकली ये वो फोर्स है जो रोटेटिंग बॉडीज़ पर लगती है। अर्थ के केस में अगर हम देखें तो अर्थ रोटेट कर रही है, इस वजह से रोटेशन के कारण ये फोर्स लगती है। और इसी कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है ये राइट की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब 2 पर्सन बैडमिंटन या किसी इसी तरीके के खेल को खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब शटल कॉक को हिट किया जाता है, तो ये जो शटल कॉक है, अगर विंड काफ़ी तेज़ चल रही है तो अगर लेट सपोज जो विंड है वो राइट टू लेफ्ट चल रही है तो फिर लेफ्ट की ओर जा करके वो शटल कॉक गिरता है। तो ये बहुत सिंपल सी फिनोमिना है, फोर्स के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ना हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड पर। देखिए, विंड की जो वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है ये विंड जनरेटिंग फोर्सेस के नेट रिजल्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब जो वेग है, जो वेलोसिटी है और जो डायरेक्शन है, ये 2 चीज़ें विंड के फ्लो पर डिपेंड करेगी दोस्तों। जो विंड ब्लो करती हैं 2-3 किलोमीटर सरफेस के ऊपर, ये फ्रिक्शनल फोर्स से फ्री होती हैं, यानी इन विंड में फ्रिक्शनल फोर्स का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। और केवल 2 ही फोर्सेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कॉरियोलिस फोर्स। ये किस तरीके से काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं लगता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझने के लिए ये बेसिक कुछ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ विंड, यानी विंड की जो मूवमेंट है इनमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें मैंने लिख दी हैं। विंड जो है ये मूविंग एयर के लिए हम लोग कहते हैं, और जो विंड है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और क्यों होता है ऐसा, इसके रीजन भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जो गर्म हवा है वो हाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर वाले रीजन में
ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी। और चूंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, राइज करती है, तो ठंडी हवा इस खाली जगह को, वैक्यूम को भरने के लिए चलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो विंड है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है। ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। सरफेस में अगर हम बात करें, सरफेस लेवल में यानी 2-3 किलोमीटर के नीचे ही तो फ्रिक्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा कोरोलिस फोर्स का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, वो भी अभी हम लोग समझेंगे। और हमने लास्ट के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात भी की है किस तरीके से जो कोरोलिस फोर्स है ये विंड के मूवमेंट को इफेक्ट करती है। इनफैक्ट ये जो विंड की डायरेक्शन है इसे भी डिफ्लेक्ट करती है, किस तरीके से हमने कई बार कवर किया है। सो यही रीज़न है कि जो हॉरिजॉन्टल विंड चलती हैं ये 3 फोर्सेस के कारण इन्फ्लुएंस होती हैं। और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, तो ये रिवीजन के तौर पे हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से हमारी असली शुरुआत है। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है विंड पे, पहले इसके पीछे आपको फ्रिक्शन समझना पड़ेगा। तो देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस इम्परफेक्शन के कारण डिटरमाइन करेगी, यानी किस तरीके का नेचुरल लैंडफॉर्म दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी। इसके कारण क्या है, तो फ्रिक्शन हमें पता है कि एक तरीके का ये रेजिस्टिव फोर्स है, यानी ये रेजिस्ट करता है। और ये कब देखने को मिलता है, तो जब 2 बॉडीज़ कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे ये मूव भी करती हैं, जब ये कांटेक्ट में होकर के, तो उस टाइम पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो इस मूवमेंट को रोकना चाहता है, और यही रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसी के ऑपोजिट में ये फोर्स लगेगा। सो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया क्यों होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सरफेस में, तो सरफेस में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली देखने को मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज सरफेस में जब ये पास हैं तो ओरिएंटेशन और जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ये नेचुरल लैंडफॉर्म्स के कारण जो विंड मूव कर रही हैं, तो इस वजह से फ्रिक्शन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि अर्थ की सरफेस अनइवन है, इर्रेगुलर है, इस कारण फ्रिक्शनल फोर्सेस विंड की वेलोसिटी को स्लो कर देती हैं। दोस्तों नाउ बात कर लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, हालांकि ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये एक तरीके का फोर्स है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ढाल। सो ना देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऑब्वियसली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ये वो फोर्स है जो इस कारण से लगती है कि प्रेशर में डिफरेंसेस हैं, और चूंकि प्रेशर में डिफरेंसेस हैं तो हमें पता है कि विंड जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। तो जिस फोर्स के कारण मूव करेंगी उसे ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ना बात कर लेते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड के विषय में। देखिए पहले टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में समझ लेंगे। तो जब आइसोबार स्टेट होती हैं, आइसोबार का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि आइसोबार वो इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल प्रेशर वाले एरिया को जोड़ती हैं। तो अगर ये स्टेट होती हैं और कोई फ्रैक्शन नहीं काम कर रहा होता है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इसे बैलेंस कर दिया जाता है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, और जो रिजल्टेंट विंड निकल करके आती हैं वो आइसोबार के पैरेलल फ्लो करती हैं, और यही जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती हैं। हाँ, ये इसे डिटेल में समझ लेते हैं बिकॉज ये कन्फ्यूजिंग है। दोस्तों इसे समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए, फिर बहुत आसानी से इसे समझा जा सकता है। हमें पता है कि विंड जो है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग आइसोबार ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये जो है ये आइसोबार है, और ये वाला जो आइसोबार है ये लेट सपोज 1050 MB का है, ये प्रेशर डिटरमाइन करता है MB। इसके बाद लेट सपोज ये दूसरा जो हमने आइसोबार ड्रॉ किया है ये 1020 MB का है, इसके बाद ये लेट सपोज 950 का, और इस तरीके से ये घट रहा है। तो हमें पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, यानी ये जो मूवमेंट होगी विंड की ये इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये विंड मूव तो करना चाह रही है इस डायरेक्शन में, बट इसमें कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रही है। तो अगर कोरियोलिस फोर्स काम कर रही है तो कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट कर देगी। तो लेट सपोज ये इतना डिफ्लेक्ट कर दे रही है विंड को, तो अब डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको यही समझना है कि चूंकि ये अर्थ सरफेस रोटेट कर रही है, इस वजह से रोटेट करने के कारण कोरियोलिस फोर्स इज नॉट अलोइंग टू मूव दिस विंड्स इन अ स्ट्रेट पाथ। इन विंड्स को स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करने दिया जा रहा है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है, इस वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है। दोस्तों लेट सपोज ये विंड की मूवमेंट होनी चाहिए थी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण, बट चूंकि हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट कर रही है तो ये विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है।
लेकिन अगर कोरोलिस फोर्स कम होता है, अब कोरोलिस फोर्स कब कम होगा, हमें पता है कि कोरोलिस फोर्स अगर आप इक्वेटर से अवे जाते हो, अवे फ्रॉम इक्वेटर जाते हो, तो ये जो कोरोलिस फोर्स है ये बढ़ता जाता है। ठीक इसके उल्टे अगर हम देखें तो पोल से इनफैक्ट आप इक्वेटर की तरफ देखें तो ये घटता जाता है। तो ये अगर घट रहा है कोरोलिस फोर्स, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, देयर विल बी अ पॉइंट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स विल नॉट बी देयर। कोरोलिस फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इस टाइम पे। लेट मी चेंज द कलर। इस टाइम पे ये जो विंड्स हैं ये आइसोबार के ही पैरेलल मूव करने लगेंगी, और इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो वो जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती है। एक बार क्विकली सम अप कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके की थ्योरेटिकल विंड है, मतलब ये इमेजिनरी आप कह सकते हैं। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वल होती है कोरोलिस फोर्स के, अभी हमने देखा इमेज के थ्रू किस तरीके से कोरोलिस फोर्स घटती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आइसोबार के ही पैरेलल मूव करने लगती हैं। तो उस टाइम पे वो जो कंडीशन बनी विंड की वही जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए जियोस्ट्रॉफिक विंड में कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है यही कोरोलिस फोर्स के इक्वल है, और ये बेसिकली 600 मीटर के एलिवेशन में देखने को मिलता है। व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल्स कोरोलिस फोर्स विंड्स एट 600 मीटर ऑफ एलिवेशन, देन इट मूव्स पैरेलल टू आइसोबार, और यही जो विंड्स हैं ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहलाती हैं। सो असल में यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है इसमें आप देखिए सी से कोरोलिस फोर्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड है, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट फोर्स है। तो ये जियोस्ट्रॉफिक विंड तो दिखा रहा है, बट वही है ना, फिर कोरोलिस फोर्स एक बार में डायरेक्टली दिखा दिया गया है। अगर ये घटते हुए दिखाया जाए तो फिर इसे आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये सब कुछ हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। तो उन वीडियोस की लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स पर डिटेल डिस्कशन है हमारा। और सबसे ज़रूरी बात, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी में भी खास करके, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कवर करने हैं, तभी फ़ायदा होगा। और जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है कि यूपीएससी के अगर सवाल पूछे गए इस टॉपिक से तो डेफिनेटली फिर मैं कवर करूँ। तो इस चैप्टर से भी हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर। और इसके अलावा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पर काफ़ी सारे सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो उन सभी सवालों को मैंने उसी वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। फिलहाल आपको यहाँ से बस दो बातें समझ लेनी है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया का मतलब वैसी जगह है जहाँ पे इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, यानी जो हवा है ये गर्म है, तो गर्म हवा ऊपर की ओर मूव करती है। तो यही लिखा गया है कि जो एयर है ये कन्वर्ज करेंगी और राइज करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी और कन्वर्ज करेंगी। जबकि जो हाई प्रेशर एरिया यानी जो ठंडी जगह है जहाँ पे इंसोलेशन कम देखने को मिल रहा है और जो हवा है ये ठंडी है, तो उन जगहों पे एयर सबसाइड करेगा अबव से, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखने को मिलेगा और डाइवर्ज कर जाएगा सरफेस पे। इसे अभी हम लोग डिटेल में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों ना बात करते हैं एटमॉस्फेयर के जनरल सर्कुलेशन की, यानी एटमॉस्फेयर पर बेसिकली कौन कौन से फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्लेनेटरी विंड्स हैं इनके पैटर्न किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है। देखिए हमें पता है कि अगर हम इक्वेटर को कंपेयर करें पोल से, तो जो टेम्परेचर है इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे इक्वेटर वाला रीजन काफ़ी गर्म है अगर कंपेयर करें पोल्स के साथ, तो अगर लैटिट्यूड, देखिए अगर लैटिट्यूड हम इंक्रीज़ करें तो उस टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रही है, और यही लिखा गया यहाँ पे कि लैटिट्यूड वेरिएशन के कारण एटमॉस्फेरिक हीटिंग का प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो अभी हमने प्रेशर बेल्ट को डिस्कस नहीं किया है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर बेल्ट्स पर बात करेंगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हर तरीके के प्रेशर बेल्ट्स पर, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उस टाइम पे हम इसका प्रभाव जरूर देखेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन। तो ये प्रेशर बेल्ट जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि जो प्रेशर बेल्ट हैं ये अपनी पोजीशन को अर्थ में चेंज करते हैं जब ये रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो फॉर एग्जांपल जनवरी में विंटर देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तब जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर की ओर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा केस जुलाई में समर के टाइम पे देखने को मिलता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग प्रेशर बेल्ट के कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अब ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से जो लैंड मास है और जो ओशन है इनमें फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे जो लैंड है ये क्विकली हीट कर जाती हैं, इसी तरीके से क्विकली कोल्ड भी हो जाती हैं, बट जो ओशन है ये स्लोली हीट करती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी प्रभाव देखने को मिल रहा है तापमान का।
अर्थ की रोटेशन की बात करें तो आपके दिमाग में कोरोलिस फोर्स का जरूर जिक्र आना चाहिए कि किस तरीके से अर्थ के रोटेशन के कारण, चूँकि अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है, इस वजह से विंड में फोर्स लगती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है, जिन्हें हम कोरोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ITCZ को, और सबसे ज़रूरी जो हमारा डिस्कशन होगा वो इनके ऊपर होगा, यानी हेडले सेल, फेरल सेल, इन चीज़ों पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। तो ये हम कवर करेंगे। इसके बाद एंजो, एल नीनो, लानीना, ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, और लास्ट के वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया था, तो इन्हें ज़रूर कवर कर लें। इसके बाद लोकल विंड्स पर हम बात करेंगे। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर आपके समझ में है तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें आप समझ लेंगे। और इसके बाद ये जो साइक्लोन वाला टॉपिक है ये भी मैंने पढ़ा दिया है, तो बस एक वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है काफ़ी डिटेल्ड वे में। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर से, तो उन्हें भी कवर कर लेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जैसा कि आपको पता है, और ये आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि किसी टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एल नीनो के कॉन्सेप्ट को सीख लिया, अब एल नीनो से किस तरीके के सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, अगर आप इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे तो और बेटर वे में आपकी क्लैरिटी यहाँ पर निकल करके आएगी। सो वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।